1988 की एक अंधेरी रात, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक छोटी सी दर्जी की दुकान। बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य, लेकिन इस दुकान के अंदर जो हो रहा था वो पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने वाला था। एक आदमी सिलाई मशीन के पीछे बैठा था। उसके हाथों में कपड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज था जो भारत को परमाणु युद्ध से बचा सकता था। उस आदमी का नाम था, लेकिन रुकिए, नाम तो बाद में बताएंगे। पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह कहानी क्यों इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई। 1980 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। शीत युद्ध अपने चरम पर था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही आसमान छू रहा था। 1971 के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार था और उनके पास एक खतरनाक योजना थी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक का एक ही सपना था, परमाणु बम। वो चाहते थे कि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का पहला परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी आजादी दे दी थी। रावलपिंडी के पास काहुता में एक गुप्त परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा था। इसका कोड नाम था प्रोजेक्ट 706। ये इतना गुप्त था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी इसकी पूरी जानकारी नहीं जुटा पा रही थी। और यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या पाकिस्तान सचमुच परमाणु बम बना रहा है? अगर हां, तो कितनी जल्दी, और सबसे जरूरी, इसे कैसे रोका जाए? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में मौजूद हर अधिकारी का चेहरा गंभीर था। टेबल पर कुछ धुंधली सैटेलाइट तस्वीरें रखी थीं। काहुता में कुछ बन रहा है, एक अधिकारी ने कहा, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। हमें वहां किसी को भेजना होगा। लेकिन कैसे? दूसरे ने पूछा। काहुता की सुरक्षा लोहे की दीवार जैसी है, वहां कोई बाहरी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तभी एक अधिकारी ने एक फाइल खोली। उसमें एक तस्वीर थी, एक युवक की जिसकी आंखों में अजीब सा दृढ़ संकल्प था। इसका नाम है अमरनाथ। उसने कहा, ये एक दर्जी है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। ये पाकिस्तानी लहजे में उर्दू बोल सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमरनाथ एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अमरनाथ के अंदर देशभक्ति की एक अलग ही ज्वाला थी। जब रॉ के अधिकारियों ने उसे इस मिशन के बारे में बताया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। मुझे पाकिस्तान में? लेकिन मैं तो सिर्फ एक दर्जी हूं, उसने कहा। बस यही तो हमारी ताकत है, अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान को कभी शक नहीं होगा कि एक साधारण दर्जी उनके सबसे बड़े राज को उजागर कर देगा। अगले 6 महीने अमरनाथ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे भेजा गया रॉ की गुप्त ट्रेनिंग फैसिलिटी में। वहां उसे सिखाया गया कैसे माइक्रोडॉट्स में गुप्त संदेश छुपाए जाते हैं, कैसे इनविजिबल इंक से लिखा जाता है, कैसे दुश्मन को बिना शक दिए जानकारी इकट्ठी की जाती है, कैसे खतरे के समय अपनी पहचान छुपाई जाती है, कैसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी से बचा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी था एक नई पहचान। अमरनाथ अब अमरनाथ नहीं रहा, वो बन गया तारिक, एक पाकिस्तानी दर्जी जो रावलपिंडी में अपनी दुकान खोलना चाहता था। और यहीं से शुरू हुआ वो मिशन जिसे रॉ ने नाम दिया मिशन मजनू। 1985 की एक सुबह, वाघा बॉर्डर। अमरनाथ, माफ कीजिए, तारिक अपने कपड़ों की गठरी लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पसीना छूट रहा था, लेकिन चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बल के जवान ने उसे रोका। कहां जा रहे हो? रावलपिंडी साहब, तारिक ने बिल्कुल सही उर्दू लहजे में कहा। वहां अपनी दर्जी की दुकान खोलनी है। लाहौर में कुछ खास चल नहीं रही थी। जवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसका सामान चेक किया। सिलाई मशीन, कपड़े, धागे, सुई, सब कुछ एक साधारण दर्जी का सामान। ठीक है, जाओ, जवान ने कहा। तारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रावलपिंडी पहुंचकर तारिक ने शहर के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। बाहर एक साइन बोर्ड लगाया, तारिक टेलर्स। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे, ग्राहक कमाते थे, पैसे की तंगी थी, लेकिन धीरे धीरे तारिक की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से आने लगे। और फिर एक दिन, वो दिन आया जिसका इंतजार था। एक सुबह दुकान में एक पाकिस्तानी फौजी अफसर आया। उसकी वर्दी से साफ था कि वो कोई बड़ा अधिकारी था। मुझे 3 सूट चाहिए, अफसर ने कहा, और काम बढ़िया होना चाहिए। तारिक ने पूरी मेहनत से वो सूट सिले। जब अफसर ने पहना तो वो बहुत खुश हुआ। तुम्हारा काम शानदार है, अफसर ने कहा। मेरे और भी दोस्त हैं जो तुम्हारे पास आएंगे। और सच में अगले कुछ हफ्तों में कई फौजी अफसर तारिक की दुकान पर आने लगे। उनमें से कुछ काहुता रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे। यही वो मौका था जिसकी तलाश थी तारिक को। एक दिन एक अफसर ने कहा, तारिक, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि मैं चाहता हूं तुम हमारे काहुता प्लांट के अफसरों के लिए भी काम करो। तारिक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन चेहरे पर वही शांति। जी हुजूर, बिल्कुल, उसने कहा। और इस तरह तारिक को मिल गया काहुता परमाणु संयंत्र का पास। पहली बार जब तारिक काहुता प्लांट में घुसा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर से तो ये एक साधारण इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा था, लेकिन अंदर चारों तरफ हथियार बंद सिपाही,
हर 50 मीटर पर चेक पोस्ट, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और सबसे बड़ी बात, अंदर जो हो रहा था वो किसी को नहीं पता था। तारिक को सिर्फ अफसरों के क्वार्टर्स में जाने की इजाजत थी, लेकिन यही काफी था। जब वो अफसरों के कपड़ों की नाप ले रहा होता तो उनकी बातचीत ध्यान से सुनता। एक दिन दो साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे। सेंट्रीफ्यूज की स्पीड बढ़ानी होगी, एक ने कहा। हाँ, डॉक्टर खान साहब चाहते हैं कि हम अगले 2 साल में यूरेनियम एनरिचमेंट पूरा कर लें, दूसरे ने जवाब दिया। तारिक के कान खड़े हो गए। ये जानकारी सोने जैसी थी, लेकिन इसे भारत तक कैसे पहुंचाया जाए? तारिक के पास एक खास पेन था, दिखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसमें इनविजिबल इंक भरी हुई थी। हर रात जब दुकान बंद हो जाती तो वो अपनी डायरी में लिखता, लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं था, ये जानकारी भारत तक पहुंचानी थी। रॉ ने एक शानदार सिस्टम बनाया था। रावलपिंडी में एक कॉन्टैक्ट पॉइंट था, एक छोटी सी किताबों की दुकान। वहां का मालिक भी रॉ के लिए काम करता था। तारिक हर महीने वहां एक खास किताब खरीदने जाता। किताब के अंदर माइक्रो डॉट्स छुपे होते, छोटे छोटे डॉट्स जिनमें पूरी रिपोर्ट लिखी होती थी। इन डॉट्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही पढ़ा जा सकता था। फिर वो किताब एक कुरियर के जरिए अफगानिस्तान भेजी जाती, वहां से दिल्ली और फिर सीधे रॉ के हेडक्वार्टर्स में। महीनों की मेहनत, हर पल खतरे में जिंदगी, लेकिन तारिक नहीं रुका। 1987 का मार्च महीना, तारिक को एक और बड़ी जानकारी मिली। काहुता में कोल्ड टेस्ट होने वाला था, यानी बिना असली विस्फोट के परमाणु बम का परीक्षण। ये जानकारी भारत के लिए बेहद जरूरी थी। तारिक ने तुरंत रिपोर्ट तैयार की और अपने कॉन्टैक्ट को भेज दी। लेकिन इसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। पाकिस्तानी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को शक होने लगा था कि काहुता की जानकारी लीक हो रही है। उन्होंने हर उस व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू कर दी थी जो प्लांट के अंदर जाता था। एक दिन तारिक अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी 2 लोग अंदर आए। उनकी आंखों में शक था। तुम्हारा नाम तारिक है? एक ने पूछा। जी हाँ, तारिक ने जवाब दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति। तुम काहुता में काम करते हो? जी, मैं वहां के अफसरों के लिए कपड़े सिलता हूं। हमें तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, हमारे साथ चलो। तारिक के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ गए। क्या उसे पकड़ लिया गया? क्या मिशन फेल हो गया? तारिक को आईएसआई के दफ्तर ले जाया गया। वहां घंटों पूछताछ हुई, हर सवाल हर जवाब, एक गलती और सब खत्म। तुम लाहौर से हो? जी हाँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, अम्मी गांव में रहती हैं। तुम रावलपिंडी क्यों आए? यहाँ काम ज्यादा है, लाहौर में मेरी दुकान नहीं चल रही थी। हर जवाब बिल्कुल सही था। रॉ ने तारिक की पूरी फेक आइडेंटिटी इतनी मजबूती से बनाई थी कि आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार उन्होंने तारिक को जाने दिया, लेकिन चेतावनी दे दी, हम तुम पर नजर रख रहे हैं। तारिक बाहर निकला। रात हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अपनी दुकान की तरफ चलने लगा। उसे पता था अब खतरा और बढ़ गया है। उसी रात उसने अपने कॉन्टैक्ट को एक आखिरी संदेश भेजा, मिशन खतरे में, तुरंत एक्सट्रैक्शन की जरूरत। रॉ को जैसे ही तारिक का संदेश मिला, तुरंत एक्शन लिया गया। अगले कुछ दिनों में एक प्लान बनाया गया तारिक को वापस लाने का, लेकिन सीधे भारत आना खतरनाक था, क्योंकि आईएसआई अभी भी नजर रखे हुए थी। प्लान बनाया गया कि तारिक पहले अफगानिस्तान जाएगा, फिर वहां से ईरान और ईरान से दुबई होते हुए भारत। 1988 की एक रात तारिक ने अपनी दुकान में आखिरी बार ताला लगाया। उसने एक छोटा सा बैग उठाया और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। पेशावर जाने वाली बस में बैठकर जब वो पाकिस्तान की सीमा पार कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 3 साल, पूरे 3 साल उसने दुश्मन के देश में बिताए थे। हर दिन मौत का खतरा, हर पल डर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई हफ्तों की यात्रा के बाद आखिरकार तारिक नहीं, अमरनाथ भारत वापस लौट आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उतरा तो रॉ के अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे गले लगाया। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, एक अधिकारी ने कहा। अमरनाथ मुस्कुराया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अमरनाथ द्वारा भेजी गई जानकारी अमूल्य साबित हुई। उसने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, काहुता में यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है। 1990 तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो जाएगी। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस जानकारी को भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों के साथ शेयर किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे। हालांकि पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर ही लिया, लेकिन अमरनाथ की जानकारी की वजह से भारत को समय मिल गया अपनी तैयारी करने का। भारत ने भी मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और इस तरह दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर बैलेंस बना। अमरनाथ की ये कहानी लंबे समय तक गुप्त रही। उसे ना कोई मेडल मिला, ना कोई सम्मान। उसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं आया, क्योंकि जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आपकी पहचान गुप्त रहे। अगर दुश्मन को पता चल जाए तो न सिर्फ मिशन खतरे में पड़ता है, बल्कि जान का भी खतरा रहता है।
अमरनाथ भारत लौटने के बाद एक साधारण जिंदगी जीने लगा। शायद आज भी वो कहीं है, एक सामान्य नागरिक की तरह, लेकिन उसके सीने में एक राज है। उसने अपने देश को परमाणु युद्ध से बचाया था। मिशन मजनू रॉ के सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। ये मिशन साबित करता है कि साहस की कोई सीमा नहीं होती। एक साधारण दर्जी ने वो काम किया जो बड़े बड़े जासूस नहीं कर सके। देशभक्ति सिर्फ बातों में नहीं, कर्मों में होती है। अमरनाथ ने अपनी जान खतरे में डालकर देश की सेवा की। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। याद रखिए, असली हीरो वो नहीं जो सुर्खियों में होते हैं। असली हीरो वो हैं जो चुपचाप बिना किसी सम्मान की चाह के अपना फर्ज निभाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।